गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। चलो शुरू करते हैं भैया आज की क्लास। आज हम थोड़ा पोटेंशियल और कैपेसिटर पढ़ेंगे। पहले पोटेंशियल, फिर उसके बाद कैपेसिटर। ओके, लेट्स स्टार्ट। एक चीज कहनी थी कि पता है अब तुम लोग कैसे पढ़ रहे हो, या तो अपने नोट्स से पढ़ रहे होंगे, है ना, या किसी ने अपने शॉर्ट नोट्स लगा रखे होंगे, किसी के अपने खुद के नोट होंगे, हैंड रिटन नोट्स, जो भी हैं। अब देखो तुमने कैसे पढ़ना है। अब स्ट्रेट मैं बात करूं तो तुम्हारे पास 25 दिन बचे हैं तुम्हारे एग्जाम में। ठीक है, अब ना तुम लोगों को क्या करना है, तुम्हें जितने भी तुम्हारे टेस्ट हुए हैं ना, अवंती के तुम्हारे पास जितने भी टेस्ट हैं या जितने भी अभी टेस्ट होने वाले हैं, है ना, फुल सिलेबस टेस्ट वाले जो भी हैं, उन सबको अब तुम्हें 25 के 25 दिन ना, अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ डेली टेस्ट देने हैं। अगर मेरी मानो तो क्या स्ट्रेटेजी अपनाओ, 25 टेस्ट ढूंढ लो किसी अच्छी कोचिंग सेंटर के, जैसे अवंती के हैं 10-20, कितने टेस्ट हुए हैं मॉक टेस्ट फुल सिलेबस एफएसटी। अरे ये हम सब मत करो, मुझे नंबर बताओ कि फुल सिलेबस टेस्ट कितने हुए। एफएसटी तो बहुत होते हैं, हुए होंगे। अच्छा, अगर देखो 6 तो तुम्हारे यहाँ हो जाएंगे, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 10 टेस्ट ऐसे ढूंढो किसी अच्छे उसके, ठीक है। तुम्हें डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है। अब तुम स्कूल से ऑफ ले लो या कुछ भी करो, तुम्हें 10 या 15 मॉक टेस्ट तो एग्जाम से पहले लगा के जाने हैं। अब उन 15 मॉक टेस्ट को तुम्हें पढ़ना कैसे है। अब एक तो तुम्हें कोई भी टेस्ट अब स्किप नहीं करना है, जितने भी मॉक टेस्ट है सारे देने हैं। अब उनका यूज क्या है कि जैसे ही तुमने मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद मॉक टेस्ट को डीप एनालाइज करना है। ठीक है, हर टेस्ट में दोबारा सेम मिस्टेक नहीं दोहरानी है। किसी में हो सकता है टाइम का इशू रहा हो, तो अगले में टाइम के इशू को ठीक करना है कि हमारी जो स्पीड है, मतलब अगर केमिस्ट्री से शुरू करना चाहो तो केमिस्ट्री, फिर उसके बाद मैथ, फिर फिजिक्स, जैसे तुम्हें शुरू करना है। अपने 2 घंटे के समय को बराबर बराबर बांट लेना पेपर में, जितने जितने घंटे का पेपर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसमें ये देखना है कि मैं कितना नेगेटिव मार्किंग कर रहे हूँ। नेगेटिव मार्किंग को कम करना है, क्योंकि अगर तुमने 15 मॉक टेस्ट दे दिए ना एग्जाम में जाने से पहले, तो तुम्हें सारी चीजों का आइडिया लग जाएगा। और तुम्हें ये भी पता रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना। क्योंकि 15, अगर मैं बात करूं, 15 मॉक टेस्ट यानी फिजिक्स के कितने क्वेश्चन हो गए, 15 × 30, 750, है ना। 450। हाँ सॉरी, 450। तो 450 सवाल हो गए। अब वो 450 सवालों में ना कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे, मतलब वो हर बार रिपीट हुए होंगे। इसका मतलब है कि वो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो कॉन्सेप्ट तुम्हें रट जाएगा, मतलब जैसे ही क्वेश्चन आएगा तुम देखते ही सॉल्व कर दोगे, तुम्हारा टाइम सेव हो जाएगा वहां पर। क्योंकि कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा। तो बिना, अब तुम्हें बार बार रिवीजन और बार बार ये तो तुमने कर लिया, 4 दिन निकाल लो, 5 दिन निकाल लो, सारे सिलेबस की रिवीजन कर लो 5-6 दिन, जिसको जितने समय चाहिए। 5 दिन 6 दिन अपने पीडीएफ जो भी तुम्हारे नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, फॉर्मूले हैं, 4 दिन 5 दिन में वो कंप्लीट करके अब 15 मॉक टेस्ट तो लगाओ ही लगाओ, मैं तो यही कहूंगी। और उन मॉक टेस्ट को फिर देखो कि उन मॉक टेस्ट के जो कॉन्सेप्ट है जो नहीं आते हैं उनको जरूर फिर पढ़ो, ठीक है। तो मैं यही कहूंगी, बिना मॉक टेस्ट लगाए कोई भी बच्चा कितना ही आता हो, पेपर अटेम्प्ट करना जब तक नहीं सीखोगे तब तक कोई भी तुम जेई में कोई महान काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो भाई कौन कौन लगाएगा आपसे मॉक टेस्ट। हाँ हाँ, तो बिना मॉक टेस्ट के कुछ नहीं है। मॉक टेस्ट शिवम को देखिए, सोच रहा है, रुक गुड जाता है। इवनिंग मैम। हाँ, गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ, तो अब अगर किसी के पास नहीं है, किसी को लग रहा है कि नहीं है, मॉक टेस्ट मैम नहीं हो पा रहे हैं, तो देखो मेरे को एक बार मैसेज ड्रॉप कर देना। 6 तो तुम्हारे अवंती के हो जाएंगे, मैं 5-6 का मैं कहीं से मैं जुगाड़ कर लूंगी। अगर मुझे कहीं पे अच्छी कोचिंग का दिख जाएगा मॉक टेस्ट, तो आई विल हेल्प यू, ठीक है, डेफिनेटली। मैम हाँ अगर मॉक टेस्ट की जगह सीधा PYQ लगाएं तो देखो, पीवाईक्यू भी फिर ऐसे पूरा लगाओ कि वो पूरा तुम्हारे पास पेपर ऐसे ही होना चाहिए, उसमें 30-30 25-25 क्वेश्चन होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के। वही टाइम पीरियड, वो घड़ी में टाइम सेट करके बैठो और उसी तरीके से एग्जाम दो जैसे जेई का पेपर दे रहे हो। ठीक है, 2 घंटे बेड पे बैठ के पेपर लगा लिए, ऐसे नहीं होता। उस 2 घंटे में 10 सवाल कर रहे हो, 15 कर रहे हो, ऐसे नहीं करने। नो मैम उसमें सेटिंग है पूरी। हाँ, तो अगर किसी को पीवाईक्यूज लगाने हैं तो पीवाईक्यूज भी लगा लो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज का टेस्ट भी दे सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। मैम PYP करते। हाँ, पीवाईक्यूज कर लो, पर टाइम अपना सेट करके बैठना है तुम लोगों को, बस इतना ध्यान रखना। चलो क्लास शुरू करते हैं भाई। बिना तुम्हारे मॉक टेस्ट दिए कुछ भी नहीं हो सकता है। पोटेंशियल्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, चलो वो सॉल्व करते हैं, स्फेयर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं। बस 20 दिन है, 20 दिन खींच के पढ़ लो, 4-5 दिन रिवीजन कर लो और 10-12 मॉक टेस्ट लगा लो। काफी अच्छी रैंक में सुधार आ जाएगा, बहुत अच्छा सुधार का स्कोप अभी भी है। ठीक है, बच्चे यही करते हैं, लास्ट पॉइंट में पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, टेस्ट नहीं लगाते, अटेम्प्ट करना आता ही नहीं, फिर पेपर फिर सारा बिगाड़ के आ जाते हैं। देखो पोटेंशियल एनर्जी और ये तो तुम निकाल ही सकते हो, इतना तो मैं मानती हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी वगैरह तो हम लोग निकाल लेंगे। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल हमें मालूम है, जैसा हमने ज्योमेट्री में उसमें ग्रेविटी में पढ़ा था, सेम वही उनके फॉर्मूलेज हैं। तो आई होप वो तुम पढ़ के आए हो। हम लोग आगे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सेल्फ एनर्जी के बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। सेल्फ एनर्जी, देखो कोई भी हमारे पास स्फेरिकल शेल है, मान लो टॉपिक क्या है, सेल्फ एनर्जी ऑफ स्फेरिकल शेल। तो इसका मतलब क्या है, सेल्फ एनर्जी का मतलब क्या होता है कि हमें जब भी किसी, मान लो मेरे पास एक ये स्फेरिकल शेल है, इस स्फेरिकल शेल पे मुझे कैपिटल क्यू चार्ज स्टोर कराना है जिसका रेडियस आर है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, पहले छोटा डी क्यू चार्ज लेके आऊंगी, फिर इस पे स्टोर कराऊंगी, फिर छोटा डी क्यू चार्ज लेके आऊंगी या उसको स्टोर कराऊंगी। तो ऐसे ऐसे करके मुझे कैपिटल क्यू चार्ज स्टोर कराना है। और इस कैपिटल क्यू चार्ज को स्टोर कराने के लिए मुझे कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। एनर्जी कितना रिक्वायर्ड हुआ, उसी को ही क्या बोलते हैं, सेल्फ एनर्जी ऑफ स्फेरिकल शेल। तो ये कितनी आती है ये एनर्जी, ये तुम्हें याद रखनी है। अगर तुम्हें डेरिवेशन चाहिए तो डेरिवेशन भी कुछ नहीं है, वर्क डन निकालना है भाई, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है तो वर्क डन। तो पोटेंशियल को चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी क्यू चार्ज लेके आ रहे हैं, तो पोटेंशियल कितना होगा भाई इस स्फेयर की वजह से, क्यू बाय मैम 4 पाई स्क्रीन नहीं एप्सिलॉन आ नॉट। रही आपकी। स्क्रीन नहीं दिख रही, दिख रही है मैम। दिख रहा है। रोहित एक बार तुम दोबारा कनेक्ट कर लो। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू पोटेंशियल, देखो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू पोटेंशियल इंटू डी क्यू। तो डी क्यू चार्ज लेके आ रहे हैं इसके स्फेयर पे, तो जैसे जैसे तुम चार्ज लेके आओगे ना, इस स्फेयर का पोटेंशियल बढ़ेगा, है ना। जैसे जैसे चार्ज लाओगे पोटेंशियल बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो क्यू चार्ज को कराने के लिए तुम्हें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो देखो डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू। तो अब इसका इंटीग्रेट कर दो कि मुझे कहां से कहां तक चाहिए, 0 से कैपिटल क्यू तक चाहिए। तो ये मेरा जो वर्क डन निकल के आएगा, ये निकल के आएगा क्यू स्केयर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी बोल लो, सेल्फ एनर्जी बोल लो। तो इतना तुम्हें, मतलब ये सॉरी 4 नहीं है, आई एम सॉरी, दिस इज 8। क्यू स्केयर बाई 2 हो जाएगा ना, तो ये 8 हो जाएगा।
क्लियर? ये तुम्हारा वर्क डन है DW। तो इसी को सेल्फ एनर्जी ऑफ स्फेरिकल शेल बोलते हैं। अच्छा, अब ऐसे ही क्या किसकी निकाल सकते हो? सेल्फ एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। ये तो स्फेरिकल सेल्फ एनर्जी ऑफ चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। सेकंड हम किसकी निकाल सकते हैं? स्फीयर की। स्फीयर की कितनी होती है बच्चों? फॉर्मूला इसका है 3q² अपॉन 20πε0r। तो ये सेल्फ एनर्जी के दो फॉर्मूले हैं, तो ये सेल्फ एनर्जी भी याद होनी चाहिए। तो स्फेरिकल शेल की q²/8πε0 और स्फीयर की इतनी होती है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है, उसके अलावा तो नहीं आएगा। अब बात करते हैं कंडक्ट पोटेंशियल की। कैसे? मान लो क्या क्या निकलवाना है मुझे? क्वेश्चन नंबर 1 सेल्फ एनर्जी का, बस ये दो फॉर्मुलेज हैं, ये अपनी कॉपी में लिख लो, ये याद होनी चाहिए तुम्हें, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब सवाल है पोटेंशियल के। पोटेंशियल के सवाल देखो किस तरीके से है। मान लो मेरे पास एक ये स्फीयर है जिसका रेडियस r1 है, मैं एक और पोटेंशियल ले आती हूँ जिसका मेरा रेडियस है वो r2 है। अब देखो क्या किया है, जो इनिशियल वाला शेल है इसके ऊपर Q0 चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, बाहर वाले को मैंने क्या कर दिया है? अर्थिंग कर दी है, और अंदर वाला जो शेल है इस पे Q0 चार्ज दे दिया है। तो पहला सवाल है जो आउटर शेल है इस पर कितना चार्ज है? फाइंड द जीरो। जीरो। ये किसने कहा? इसका पोटेंशियल जीरो होता है जब अर्थिंग करते हैं, तो चार्ज जीरो नहीं होता। अर्थिंग करने से उस शेल का पोटेंशियल जीरो हो जाता है, चार्ज जीरो नहीं होता। ये तो कभी, ये कहां से कॉन्सेप्ट पढ़ लिया? फाइंड द चार्ज ऑन आउटर शेल। -q0। सॉरी। हो सकता है कि सॉल्व करने के बाद जीरो आ जाए, ठीक है, बट अगर तुमने सिर्फ और सिर्फ ऐसे बोला है कि अर्थिंग कर दी है तो जीरो आया है, तो नहीं होगा। बी क्या है? पोटेंशियल निकालो इनर शेल का, पोटेंशियल ऑन इनर शेल। तो देखो अब क्या होता है, जब भी अर्थिंग करते हैं तो उस शेल का पोटेंशियल कितना हो जाता है? जीरो। मान लो ये शेल बी है, ये शेल ए है, तो बी शेल का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? जीरो। ठीक है, अब आपको चार्ज निकालना है आउटर शेल पे। तो देखो ये जो Q0 है, पहली बात तो ये Q0 अंदर क्या होगा? यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। यहाँ पर इसकी इनर शेल पे नेगेटिव Q0 चार्ज आ गया। ठीक है, बाहर मान लो कि बाहर कुछ भी चार्ज है, मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पर जो चार्ज है बी पर, वो कितना चार्ज है? Q चार्ज है, मैं मान लेती हूँ। ठीक है कि यहाँ पर Q चार्ज है। अब आपको निकालना है आउटर शेल पे पोटेंशियल, वो चार्ज। तो यानी बी पर पोटेंशियल जीरो है, इसका मतलब बी शेल पे क्या निकाल लो? पोटेंशियल, और उसको जीरो के बराबर कर दो। चलो करो अब। हमेशा याद रखना इंड्यूस्ड चार्ज जरूर रखना है। तो आपके पास एक तो प्लस Q चार्ज है जो कि ए शेयर पे है अंदर की तरफ, है ना? देखो तो कैसे लिखेंगे? पहले प्लस Q0 की वजह से कितना चार्ज है? के Q0 अपॉन बाहर वाले शेल पे निकाल रहे हैं, तो पोटेंशियल क्या आता है? KQ/R। तो जितनी दूरी पर, तो मैं कितनी दूरी पे जा रही हूँ? R2 पे। R2। अब देखो नेगेटिव चार्ज जो इंड्यूस हुआ है इनर शेल पे, आउटर शेल की मतलब बी शेल की इनर शेल, उस पर कितना चार्ज इंड्यूस होगा? इक्वल एंड अपोजिट, यानी -Q0। तो -KQ0, डिस्टेंस उसका भी कितना रहेगा? R2। मैंने क्या माना है? बी शेल जो आउटर वाली है उस पर चार्ज कितना है? Q चार्ज है। तो KQ अपॉन R2 इक्वल्स टू 0। तो देखो ये वाली चीज कैंसिल हो गई, तो यहाँ से जो चार्ज आया है वो कितना आया है? जीरो। यानी जो आउटर शेल है उस पर चार्ज जीरो है। नीचे बैठ के पढ़। हाँ, अब बी का देखो, अब बी का क्या होगा? बी पे इनर शेल पे पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑन द इनर शेल, ए शेल का पोटेंशियल निकाल लो।
करो। VA देखो, ए शेल पे क्यू नॉट चार्ज है, तो कितना चार्ज आएगा, के क्यू नॉट बाय R1। फिर बी शेल पे अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो माइनस के क्यू नॉट, पर डिस्टेंस क्या आएगी बच्चों अभी भी, बोलो। R R1 रोहित, पोटेंशियल पे R1 प्लस R2। नहीं, R1 प्लस R2 क्यों? देखो, पोटेंशियल कैसे लिखते हैं किसी भी चीज का। मान लो मेरे पास ये शेल है, इस शेल का मुझे यहाँ पर पोटेंशियल लिखना है R दूरी पे सेंटर से, तो मान लो Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या लिखते हैं, के क्यू बाय R। यस मैम। अब अगर मुझे इसका पोटेंशियल इसके सरफेस पे लिखना है, तो कितना लिखते हैं, के क्यू बाय R माइनस, सॉरी आई एम सॉरी, स्मॉल आर, सॉरी ये हो जाएगा के क्यू बाय कैपिटल आर, मतलब डिस्टेंस के हिसाब से चलेंगे। तो अब देखो जितना इसके स्फेयर पे है, अब मुझे पोटेंशियल चाहिए इसके अंदर, यानी सेंटर से स्मॉल आर दूरी पे। चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सेंटर से अब ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, कितना पोटेंशियल हो जाएगा बताओ। के क्यू बाय कैपिटल आर। के क्यू बाय स्मॉल कैपिटल आर, स्मॉल आर नहीं आएगा यही। हाँ, ये क्योंकि ये तो अब हम तो कॉन्सेप्ट पढ़ के नहीं आए ना, मैडम ने चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था कि जब भी हमारे पास चार्ज स्फेयर या शेल की हम बात करते हैं, तो इनसाइड पोटेंशियल वही रहता है जो उसके सरफेस पे हो। ओके मैम। तो सरफेस पे जो पोटेंशियल है वही अंदर आएगा। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे अब जो क्यू नॉट चार्ज है माइनस क्यू नॉट, वो बाहर है, तो उसकी सरफेस पे चार्ज कितना है, के क्यू नॉट बाय R2। तो अंदर भी जाओगे तो यही चार्ज पाओगे, मतलब यही पोटेंशियल पाओगे। तो कितना इसकी वजह से पोटेंशियल आया, माइनस के क्यू नॉट बाय डिस्टेंस वही रहेगा R2। क्लियर? तो अब पोटेंशियल ये आ गया तुम्हारा बस, क्योंकि उसके बाहर वाले पे तो चार्ज 0 है, तो नेट यही हो गया, आंसर आ गया के क्यू नॉट बाहर 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये था एकदम बेसिक क्वेश्चन जिससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो पहला स्टेप, हमें चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इंड्यूस्ड कराना है, और अगर किसी भी पोटेंशियल को अर्थिंग करी गई है, उस सरफेस का पोटेंशियल 0 रहता है। क्लियर है? अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन, वो तुम करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पोटेंशियल का क्या सवाल है। फिर से मेरे पास एक शेल है, ये इनर शेल है जिसका रेडियस बच्चों a है। अब की बार मैंने इस शेल को अर्थिंग दे दी, इसके ऊपर एक और शेल है, इस शेल का जो रेडियस है वो b है। अब क्या किया है, जो बाहर वाला शेल है, यानी ये बाहर वाला शेल है, इसको कैपिटल Q चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कराया है, बट इसकी जो इनर शेल है इस पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब कैपिटल Q चार्ज सिर्फ बाहर बाहर है, इनर शेल पे नो चार्ज। के क्यू अपॉन में बी होगा, माइनस में के क्यू अपॉन। हाँ रुक जाओ, अब क्या, इनर शेल इज ग्राउंडेड, ठीक है, इनर शेल को ग्राउंड कर दिया है। दिस मीन्स दैट द इनर शेल विल कम टू 0 पोटेंशियल, मतलब ये जो है इसका पोटेंशियल 0 है, बिल्कुल हमें पता ही है। एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीव द आउटर शेल एंड गोज टू इंफिनिटी, मतलब यहाँ से जो शेल से फील्ड लाइंस निकल रही हैं और वो इंफिनिटी की तरफ जा रही हैं। बट अदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीव द आउटर शेल एंड एंड ऑन द इनर शेल। तो पहला सवाल है, फाइंड द चार्ज ऑन इनर शेल, इनर शेल पे चार्ज बताओ। सेकंड, पोटेंशियल ऑन आउटर शेल। तो पोटेंशियल तो बिना चार्ज के निकाल ही नहीं सकते, तो सबसे पहले अगर पोटेंशियल भी पूछता है तो पहले सारे सरफेसेस का चार्ज लिख लो। करो अब चार्ज। अब देखो, अब तुम्हें मानना पड़ेगा कि यहाँ पर कुछ चार्ज है, तो मैं बता देती हूँ कि मान लो यहाँ पर जो चार्ज है वो Q है,
अब इस सरफेस पर पोटेंशियल निकाल लो, बी सरफेस पर पोटेंशियल को 0 के बराबर कर दो और तुम्हारा चार्ज आ जाएगा। चलो करो। बहुत आसान सवाल है। तो लेट करना, जब भी कोई भी चीज अर्थिंग से कनेक्ट होती है हमें लेट करना होता है कि मैंने लेट किया है, यहाँ पर क्यू चार्ज है। अब अगर एक बात बताओ, इस पे क्यू चार्ज आएगा तो दूसरी प्रोसेस क्या होती है भाई? अंदर पोटेंशियल लिखना है। नहीं, अंदर किसी शेल पे चार्ज है तो वो चार्ज इंड्यूस भी तो होता है ना दूसरी शेलों पे। यस मैम। हाँ, तो अभी चार्ज को इंड्यूस करा के लिखो कि मतलब यहाँ पर जो चार्ज है इधर कौन सा चार्ज आ जाएगा। अगर ये प्लस क्यू है तो यहाँ पर कौन सा बनेगा, माइनस माइनस क्यू, वाला। और इसके बाहर जाएगा प्लस क्यू। अब पोटेंशियल निकाल लो अंदर वाली सरफेस पे, बी पे। अब आंसर करो मुझे। वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाइज तो अच्छे हैं। हम्म, बना कुछ? भाई इतना क्यों घबरा रहे हो? मैं इतने कोई और क्वेश्चन दूंगी इसमें। अच्छा अच्छा। चलो करते हैं। पोटेंशियल लिखते हैं अंदर वाले शेल पे जो अर्थिंग पे है। अर्थिंग वाले का पोटेंशियल बताओ। प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितना होगा, के क्यू बाय रेडियस कितना है, ए। ठीक है। अब शेल जो बाहर वाली है इसके दो सरफेस है, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। इनर शेल पे कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू। तो इसकी वजह से कितना बनेगा, माइनस के क्यू अपॉन डिस्टेंस बताओ। बी स्क्वायर। क्लियर? बी। बी बी। के क्यू बाय ए बी, बस इतना फॉर्मूला होता है, के क्यू बाय बी। हाँ यस अब मैम। देखो बाहर वाली शेल है, बाहर वाली शेल पे अब चार्ज है तो बाहर वाली शेल का पोटेंशियल के अपॉन टोटल चार्ज कितना है, क्यू प्लस स्मॉल क्यू। क्यू प्लस क्यू। और अब इसका डिस्टेंस कितना है, बी। अब इसका पोटेंशियल कितना है भाई, 0, बस बी पे टोटल पोटेंशियल 0 है। अब इस चार्ज को लिख लो कितना बनेगा, सॉल्व कर लो इसको। कितना आया है, के क्यू अपॉन ए माइनस के क्यू बाय बी प्लस के कैपिटल क्यू बाय बी प्लस के स्मॉल क्यू बाय बी इक्वल्स टू 0।
तो ये 0 हो गया, के क्यू अपॉन ए इक्वल्स टू के कैपिटल क्यू अपॉन बी। तो के से कैंसिल के हो गया, तो जो क्यू की वैल्यू आई है वो आई है क्यू अपॉन ए बाई, मतलब इतना जो चार्ज है वो मैम तुम्हारे नेगेटिव का नहीं आएगा? नेगेटिव में है, प्लस माइनस। यस मैम, नेगेटिव में आ रहा है। एंड मैम ये स्प्लिट करने की जरूरत क्या है? जैसे वो तो कट ही जाएगा बाद में। हाँ वो मतलब मैंने देखा वो एकदम अलग अलग से समझ में आ गया ना कि ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, क्यू बाय बी, तो ये इतना इतना बचेगा, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर है। तो पहले हमने क्या करना है, जिस भी पोटेंशियल मतलब जो भी अर्थिंग पे है ना, तो उसका हमने चार्ज मानना है कि यहाँ पर चार्ज है। उसके बाद दूसरा स्टेप हमारा होना चाहिए चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड स्टेप। उसके बाद पोटेंशियल निकालना आता ही है। अब चलो सेकंड आउटर सरफेस पे पोटेंशियल निकाल दो। आई थिंक अब तो बहुत इजी है, जितने भी चार्जेस है सबका पोटेंशियल बाहर लिख दो, तो डिस्टेंस तो सबका बी आ जाएगा। तो के क्यू बाय बी माइनस के क्यू बाय बी प्लस के क्यू प्लस क्यू अपॉन बी, शायद यही आंसर होगा। ये आप निकाल सकते हो इजीली। तो यहाँ से हमारे पोटेंशियल के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। ये वाला क्वेश्चन करो। मैम बी आ रहा है। वेरी गुड। तो इसमें था ही क्या, के क्यू बाय 15 करना था, के क्यू बाय 10 की वैल्यू गिवन है। मोस्टली बच्चों के आने दो आंसर। यस मैम, बी ऑप्शन नहीं आ रहा है। वेरी गुड, बी आ रहा है, वेल डन, बहुत अच्छी बात है। चलिए ये वाला करिए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें पहले हम लोग एक स्फेयर का पोटेंशियल, उसको जब तक चार्ज करते हैं जब तक उसका पोटेंशियल 120 वोल्ट तक पहुंच जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, उसको किसी एक और कंडक्टर के अंदर रखते हैं, एक स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर रखते हैं जिसका रेडियस 6 मीटर होता है। अब पूछा है कि बताओ कि जो बिगर वाला स्फीयर है उसका तुम्हें पोटेंशियल बताया नहीं है कितना है, बस चेंज पूछा है कि कितना और बढ़ जाएगा, इस अंदर वाले स्फीयर की वजह से बाहर वाले पे कितना बढ़ जाएगा, तो वो इंक्रीज निकालना है। उसका पहले चाहे कितना भी हो, तुम अपनी तरफ से लेट कर लो कि उसका पहले v था। तो आउटर शेल पे हमें पोटेंशियल निकालना आता ही है।
हाँ, इन्होंने कुछ और तरीके से कर रखा है। हम अपने मैं एक बार अपने तरीके से करके देखते हैं। मैम ठीक है, 40 वोल्ट। सही आ गया। वेरी गुड प्रतिष्ठा। और आंसर्स करो, एटलीस्ट गलत ही करो 40। आंसर। 40, वेल डन। इसका 40 वोल्ट आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो देखो हुआ क्या, जो इनर शेल है पहले उसका निकालते हैं। के क्यू बाय आर जो है 120 वोल्ट के बराबर है। हमारे पास आर की वैल्यू है 2, यानी 120 वोल्ट। तो यहाँ से के क्यू मैंने निकाला, ये आ गया मेरा 240 वोल्ट। ठीक है। अब इसको मैंने अंदर रख दिया, तो मैं बाहर वाले शेल पे पोटेंशियल लिखती हूँ। देखो वीबी, तो वीबी मैं क्या लिखूंगी, पहले तो अंदर वाले चार्ज की वजह से, जिसपे मैंने चार्ज मान लेते हैं क्यू है, जब तक चार्ज किया तो क्यू चार्ज आया अपॉन 6, प्लस पहले से भी उसका खुद का पोटेंशियल होगा, मान लेते हैं उससे पहले जो पोटेंशियल है वो वी है। मुझे तो वैसे भी रेज्ड वाला निकालना है, तो रेज्ड वाला निकालना है, तो ये तो तुम वैसे भी माइनस करोगे, ये तो वैसे ही रिमूव कर दो। तो जो इंक्रीज आएगा, चेंज जो पोटेंशियल आएगा बी पे, वो कितना आया, के क्यू अपॉन 6। तो के क्यू की वैल्यू 240 है अपॉन 6, तो इसको देखो 40 वोल्ट। तो मतलब जो पहले वाला था उसमें 40 वोल्ट और ऐड हो गए। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। वेरी गुड, वेल डन। तो ये क्वेश्चंस हो गए हमारे पोटेंशियल पे, राइट। ओके, अब एक क्वेश्चन मेरी तरफ से पोटेंशियल का, बढ़िया सवाल है एकदम। यहीं पे लिखती हूँ क्या क्वेश्चन है। देखो, आपके पास एक स्फेयर, अच्छा ये तो अलग क्वेश्चन है, ये आपके पास ये एक स्फेयर है। इस स्फेयर पे क्यू चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इनसाइड, नॉट ऑन द सरफेस बट इनसाइड। इनसाइड जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है क्यू चार्ज। ओके, इसका रेडियस आर है। ठीक है, आपको यहां से आर दूरी पर किसी सी पॉइंट पर find the electric work done in bringing a charge q from A to B in a sphere of charge q distributed uniformly throughout the potential। मतलब कुछ नहीं, यहाँ सेंटर से लेके इस बी पॉइंट तक यानी सरफेस तक लेके आना है किसी छोटे से क्यू चार्ज को, तो कितना वर्क डन लगेगा ये बताना है। मतलब मैंने सेंटर पे छोटा सा क्यू चार्ज रख दिया और उसको स्फेयर तक खींच के लाना है, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, बस ये निकालना है। तो अंदर चार्ज है मतलब पोटेंशियल वेरी करेगा। देखो ये दूसरा वाला केस है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करती है इनसाइड, और पोटेंशियल भी। तो सेंटर से बाहर तक बहुत इजी है। सेंटर पे 3/2 हो जाता है ना पोटेंशियल। हाँ, सेंटर पे वेरी गुड, 3/2 हो जाता है ना, 3/2 ऑफ सरफेस। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। ऐसे ही क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं जेई में, इजी और थोड़े से ट्रिकी।
तो हेल इसका आंसर बताओ, प्रतिष्ठा भी बताएगी। मैम स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी देखो वर्क डन बाय, वर्क डन क्या होता है, क्यूवी। तो कौन सा चार्ज उठा के ले जाना है, क्यू। तो वर्क डन को कैसे निकालते हैं, क्यू इंटू चेंज इन पोटेंशियल भी लिखते हैं। तो यानी फाइनली तुम्हें बी पे लेके जाना है, इनिशियली ए पे। तुम्हें बी पे पोटेंशियल पता है वही कितना है, कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से, के कैपिटल क्यू बाय रेडियस। बी पर पोटेंशियल पता है कितना होता है सरफेस का, 3/2 इंटू के क्यू बाय कैपिटल आर। बस कर दो, वर्क डन इक्वल्स टू क्यू, बी यानी सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो होगा के क्यू बाय कैपिटल आर, माइनस इन यानी सेंटर पे, सेंटर पे सरफेस का 3/2 टाइम्स होता है ना, तो 3/2 के क्यू बाय कैपिटल आर। ये कितना बना, सॉल्व करिए इसको। 2 एलसीएम ले लेंगे तो ये 2 यहाँ पर चला गया, ये तो नेगेटिव में आ गया। अच्छा, ये फिर ये भी होगा ना, चेंज इन पोटेंशियल किसके कारण निकालना है, फाइंड द इलेक्ट्रिक वर्क डन, यानी एक्सटर्नल वर्क है। तो एक्सटर्नल वर्क में इसको माइनस भी कर देते हैं ना, माइनस, माइनस साइन आ जाता है। अगर ये इलेक्ट्रिक होता तो पॉजिटिव रहता। देखो इलेक्ट्रिक के लिए ये होता है क्यूवी, अगर हम एक्सटर्नल वर्क लिखते हैं तो ये इक्वेशन मेरी नेगेटिव हो जाती है, बाहर नेगेटिव साइन चलता रहेगा। तो ये कितना, इसको यहाँ पे ये पॉजिटिव बन जाएगा, फिर कितना 2r एलसीएम ले लिया भाई, तो ये कितना बन गया, के क्यू बाय 2r, राइट। और ये स्मॉल क्यू, बस निकल गया। इसको अब क्या लिख दो, क्यू क्यू अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही आंसर है। तो सिर्फ पॉइंट के पोटेंशियल्स का चेंज लिखना था, बेसिक से बेसिक क्वेश्चन पर बहुत बढ़िया सवाल। ठीक है बच्चों, अब मैं कैपेसिटर पे बढ़ूं। अगर पोटेंशियल में किसी को किसी टॉपिक में दिक्कत है तो एक बार पूछ लो। मैम वाले आप क्वेश्चन कराओ क्या, जैसे रोड वाले होते हैं मैम। रॉड वाले कौन से वाले, मैम रोड वाले नहीं, प्लेन सीट वाले, पैरेलल रख देते हैं मैम। कैपेसिटर में ही आता है वो एक्चुअली। हाँ कैपेसिटर कराऊंगी ना, कैपेसिटर में कराएंगे, जब कैपेसिटर कराएंगे तो वो कराएंगे। तो देखो क्वेश्चन जेई जो क्वेश्चन पूछता है ना वो बेसिक से ही पूछता है। अगर तुम्हारे बेसिक क्लियर है बट तुम्हारी थिंकिंग अच्छी है, ठीक है। देखो सब सवाल वही, तुम कोई भी सवाल देख लेना, ऐसा फॉर्मूला नहीं होगा जो तुमने पढ़ा नहीं होगा। कोई भी फॉर्मूला तुम अगर मैडम ये तो आता है, सॉल्यूशन देखती तुम्हें लगता होगा अरे ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, पर क्या होता है हम सोच नहीं पाते हैं। ठीक है, तो अपने सोचने की शक्ति बढ़ाओ कि बेसिक चीजों, बेसिक फॉर्मूले ही लगने हैं, बट वो कैसे लगाने हैं। क्या हम करते हैं, हम लोग कैपेसिटर के क्वेश्चंस। ये सिर्फ और सिर्फ पीवाई क्यूज हैं। चलो कैपेसिटर में जब हीट वाला टॉपिक आएगा वो मैं समझा दूंगी। ये है सीरीज पैरेलल वाले अभी तो अभी सीरीज पैरेलल वाले में तो कैपेसिटर को सीरीज में हमारे पास इक्विवेलेंट आता है, सीरीज में 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/c1 प्लस c2 अपॉन जो भी है। पैरेलल में आता है डायरेक्ट एडिशन, बस c इक्वल्स टू c1 प्लस c2 प्लस c3। ठीक है, कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बोला था बेसिक पढ़ के आना है। अगर इस पे चार्ज q है तो कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, q इक्वल्स टू cv।
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होता है A एप्सिलॉन नॉट बाय D। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए अगर मेरा वहीं पे स्फेरिकल है सिंगल और रेडियस r है तो इसका कैपेसिटर कितना होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और ठीक है, अगर दो हो जाते हैं, एक और दो, बाहर वाले को हमेशा याद रखना, जब भी कैपेसिटर बनाना होता है मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक स्पेस में कन्फाइंड करना होता है। तो कन्फाइंड कैसे हो पाएंगी? हमेशा इस तरीके से, यानी यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज दोगे तो यहाँ पर इक्वल अमाउंट का नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल। तो अब ये प्लस से माइनस क्यू यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ही कन्फाइंड हो गई, क्योंकि बाहर वाले को तो मैंने कर दिया ग्राउंड। ठीक है, तो इनसाइड का मान लो इसका रेडियस a, बाहर वाले का रेडियस b, तो इसकी वजह से जो कैपेसिटेंस बनता है वो कितना बनता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन a। एक बार इसको देख लेना, है ना, ये बनेगा इसका फॉर्मूला। तो इसको कैसे निकालते हैं? पोटेंशियल से ही निकालेंगे, क्योंकि हमें चार्ज c क्या हो जाएगा? q बाय v। चार्ज हमें पता है कि इस पर q है, पोटेंशियल यानी चेंज इन पोटेंशियल। तो चेंज इन पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हो? बी का पोटेंशियल जो कि 0 है, यानी पोटेंशियल लिखना है सिर्फ और सिर्फ ए का। तो ए का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? के क्यू बाय ए माइनस के क्यू बाय बी। तो सॉरी, ये माइनस का आएगा, ये प्लस का। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा ये कैपेसिटर का पोटेंशियल भी निकाल लिया। तो देखो, हर बार चीज रटने की नहीं होती, हम लोग अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं 1 सेकेंड में। तो ये हो गया इस तरीके के कैपेसिटर का पोटेंशियल। और कौन सा फॉर्मूला होता है कैपेसिटर में? अब हम फॉर्मूले क्वेश्चंस के हिसाब से पढ़ते जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें सीरीज और पैरेलल है और कुछ नहीं है। सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट है, करिए। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आते जाएंगे मैं सिखाती जाऊंगी। तो सबसे पहले पोटेंशियल्स को देखते हैं कि अगर पोटेंशियल्स कॉमन होते हैं तो पैरेलल होता है ना। तो देखो, ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, तो मैं पोटेंशियल लिखती हूँ यहाँ पे। मान लेते हैं इसका पोटेंशियल क्या मान लेते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल डी है। तो ये देखो, ये भी पोटेंशियल डी पे हो गया और ये भी पोटेंशियल डी पे हो गया, है ना। यहाँ पे पोटेंशियल मान लेते हैं हम लोग सी, तो ये भी पोटेंशियल सी पे और ये भी पोटेंशियल सी पे, करेक्ट। अब देख, मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल कुछ अलग होगा, मान लेते हैं ई। ये पोटेंशियल ई, भाई यहाँ पे भी पोटेंशियल ई। तो अब देख लो कैसे करना है। तो सी डी पोटेंशियल के कितने कैपेसिटर हैं? 1 2, ठीक है। और ईडी से जुड़े हुए कितने हैं भाई? यहाँ तो अच्छा, ये डी पॉइंट है तो ये भी तो डी होगा, फिर ये डी है तो ये भी तो डी हुआ, ठीक है, तो ये भी डी हुआ। फिर ये डी है तो ये भी डी होगा, और क्या। पोटेंशियल डी डी डी, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है तो ये डी पोटेंशियल, ये अलग है, यहाँ पर पोटेंशियल हमारा बी हो जाएगा, ये अलग पोटेंशियल है बी। अब देख लो, मैम ये पोटेंशियल कैसे मतलब डिवाइड हो रहा है, एक बार फिर से बता दीजिए। नहीं, कॉमन पोटेंशियल लिख सकते हैं ना, पोटेंशियल डिवाइड नहीं हुआ। मैंने क्या किया है, कॉमन पोटेंशियल लिख लिया। देखो कॉमन पोटेंशियल कैसे, यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर पोटेंशियल लिखना चाहती हूँ कुछ भी,
तो मैंने यहाँ पे माना कि यहाँ पर कोई भी पोटेंशियल तुम कहते हो सी है, तो सी पोटेंशियल लिख लिया। आगे तुम बढ़े, यहाँ पर भी पोटेंशियल सेम ही रहने वाला है, कहीं पे पोटेंशियल ड्रॉप है नहीं, तो ये पोटेंशियल सी हो गया। तुम आगे सी बढ़े, यहाँ पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा क्योंकि कैपेसिटर बीच में आ गया है, तो यहाँ पर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, माना डी पोटेंशियल। आगे गए भाई, यहाँ कुछ नहीं दिखा, तो ये भी सेम पोटेंशियल डी। यहाँ पर आगे गए, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, तो ये भी सेम पोटेंशियल डी। डी यहाँ से आगे बढ़े, यहाँ पे भी कोई ड्रॉप नहीं, तो पोटेंशियल। हमेशा ना ऐसे सवालों में पहले पोटेंशियल लिखा करो, आधे से ज्यादा क्वेश्चन पोटेंशियल से बनते हैं। पोटेंशियल लिख लिया, ओके। ये डी डी डी, अब देखिए यहाँ पे भी ये पोटेंशियल सेम ही है, तो ये भी डी पोटेंशियल, बट यहाँ ये अलग हो गया बी। तो अब देख लो, अब इसको ऐसे कनेक्ट कर लो, ए से जुड़ने वाला कैपेसिटर कितना है, ये 6 और 5 दोनों कैसे आ गए? अच्छा 5 इसका है, ये 6 होगा, तो 6 माइक्रोफेराड ए से जुड़ा हुआ है। अब ये सी पोटेंशियल है, सी से अब देखो मेरे कितने जुड़े हुए हैं, एक तो 5 सी और डी के बीच में, फिर एक और जुड़ा हुआ है 5 सी, मतलब अगर भाई सेम पोटेंशियल पे मतलब पैरेलल है ना, तो सी डी से 5 5 और एक ये 2, एक और है ये 2, यानी ये मेरे सी और डी के बीच में जुड़े हुए हैं। अब आगे चलो, आगे अब कौन सा पोटेंशियल बचा बच्चों, डी और बी, यानी यहाँ पर एक पोटेंशियल जुड़ा हुआ है 4 माइक्रोफेराड, करेक्ट। तो यानी इस तरीके से तुम्हारा ये सर्किट रिड्यूस हो जाएगा। तो देख लो ये सर्किट कैसा दिख रहा था और कैसा बन गया, अब तुम फटाफट कर लोगे। मैम डी और बी में 2B तो आएगा। यस मैम। डी और बी में, हाँ राइट, बहुत अच्छे। एक ये है और एक ये है, हाँ एक और बनेगा, पैरेलल में जाएगा, तो एक और आया 2। डी ऑप्शन। ऑप्शन बी नहीं है, डी डी। हाँ डी ऑप्शन है बिल्कुल, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल्स को करेंगे, यहाँ पे करो। तो देखो यहाँ पर सबसे आसान, एक तो तुमने पहले तो क्या करोगे, क्यू निकाल लोगे, नहीं पहले सी इक्विवेलेंट निकाला, सी इक्विवेलेंट है, फिर यहाँ से हम लोग पोटेंशियल निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो देखो Q इक्वल्स टू सी वी, सीरीज में क्या सेम रहता है, चार्ज, सीरीज में Q सेम रहता है, मतलब भाई ये सीरीज में है, मतलब कि C1 के पास और C2 और C3 को मिला के चार्ज सेम होगा। पर सवाल आएगा कि C2 और C3 में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मतलब कि पैरेलल में तुमसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाएगा। हमारे पास पैरेलल में फायदा क्या होता है, पोटेंशियल सेम है। अब देखो, तो Q किस पे डिपेंड करेगा, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ई तो सेम हो गया, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, मतलब अब जो चार्ज डिवाइड होगा वो डायरेक्ट रेशियो में डिवाइड होगा किसके, C के। अगर मुझे C2 के अलोंग चार्ज लिखना है Q2, तो सीधा का सीधा कैसे लिखेंगे, C2 अपॉन C2 प्लस C3 मल्टीप्लाई टोटल चार्ज, ये Q2 का चार्ज है। Q3 का लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, भाई Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है C के, तो कैसे लिखेंगे, C3 अपॉन C2 प्लस C3 मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज। तो ये चार्ज डिवाइड हो गया। अब बात करते हैं पोटेंशियल की, कि पोटेंशियल किस में डिवाइड होता है, सीरीज में। सीरीज में पोटेंशियल अलग अलग रहता है ना, तो फॉर्मूला देखो, Q इक्वल्स टू CV। अब हमें पैरेलल, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज होगा तो यानी पोटेंशियल पूछेगा, तो पोटेंशियल कैसे डिनोट है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है C के, ठीक है। अगर C1 और C2 के बीच में तुमसे पोटेंशियल पूछे तो C1 का पोटेंशियल कैसे निकालोगे, इनवर्सली है, तो पोटेंशियल निकालने के लिए रिवर्स वाला आप सी लोगे, ठीक है, ये याद रखना। चलो अब ये क्वेश्चन करो, आता है ना चार्ज डिवाइड रेशियो और पोटेंशियल, ऐसी करंट डिवाइड रेशियो, पोटेंशियल डिवाइड रेशियो रेजिस्टेंस में सीधा निकल जाता है।
तो देखो C2 के अक्रॉस पोटेंशियल दिया हुआ है 20 वोल्ट, तो जितना C2 के पास पोटेंशियल है उतना C3 के पास रहेगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। मैम तो पोटेंशियल भी है, C भी है, चार्ज टोटल चार्ज गिवन ही है भाई। टोटल चार्ज 750 है, मतलब C1 के अक्रॉस से 750 जाएगा, यहाँ पर आके वो चार्ज डिवाइड हो जाएगा। और मैंने अभी तुमसे बताया यहाँ पर चार्ज Q2, यहाँ पर चार्ज Q3, तो किस रेशो में बटेगा? डायरेक्ट रेशो में, Q2/Q3 डायरेक्ट रेशो में बटेगा। तो या तो तुम मेरे वाले फॉर्मूले से निकाल लो Q2, तो C2 कितना है? C2 गिवन है? C2 गिवन ही नहीं है। हाँ, यहाँ पे C2 नहीं गिवन है ना, पहले C2 निकालना पड़ेगा। तो C2 हम कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ से निकाल लो कि पोटेंशियल सेम रहेगा दोनों का, तो यहाँ से चार्ज आ जाएगा, तो Q इक्वल्स टू CV। तो यहाँ पर 8 भी है तुम्हारे पास और पोटेंशियल भी है, तो Q आ गया। B option. हाँ, ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल बी ऑप्शन, 590 गुलाम। वेरी गुड। ये वाला, ये वाला करो, एक सेकंड करिए। हेलो, हाँ, यस मैम। नहीं अभी तो नहीं। हाँ, करो ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या करते हैं कि जिस पॉइंट का पोटेंशियल, पहले तो पोटेंशियल यानी इसका तो 0 वोल्ट रहेगा, ये भी नेगेटिव है, तो यहाँ से तो 0 वोल्ट हो गया। इस पॉइंट का 6 वोल्ट, बीच में कहीं ड्रॉप नहीं है, तो इसका भी 6 वोल्ट। यहाँ पर 6 वोल्ट, कोई ड्रॉप नहीं है, तो यहाँ पर भी 6 वोल्ट। यहाँ पर पोटेंशियल कुछ मालूम नहीं, तो हम लेट कर लेते हैं एक्स। और तुम्हें क्या पता है? KCL KVL आता ही। KCL क्या कहता है? जितना भी चार्ज यहाँ से निकलेगा वो किसके चार्ज के बराबर होता है? इनकमिंग इक्वल्स टू आउटगोइंग। तो मैंने सारे चार्ज आउटगोइंग कर दिए हैं, तो यानी यहाँ पर नेट चार्ज किसके बराबर हो जाएगा? एक्स पोटेंशियल पे 0 के बराबर। Q इक्वल्स टू CV, तो CV निकाल लो। जैसे कि 2 माइक्रोफेराड का 2 लिखा, पोटेंशियल डिफरेंस भाई Q हमेशा याद रखना, जो ये V लिखते हैं ना, ये हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, एब्सोल्यूट नहीं होता। 2 माइक्रोफेराड कितने Okay, पोटेंशियल के बीच में है? 6 माइनस मैम एक्स। 6 और x के बीच में। हाँ, तो हमने लिखा 6 माइनस एक्स। अच्छा, एक सेकेंड, चार्ज हमने क्या बोला है? यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो जब फ्लो होता है चार्ज का, तो हाई से लो पोटेंशियल पे, यानी ये हाई पोटेंशियल पे होगा और ये लो पोटेंशियल पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा हाई टू लो लिखते हैं, तो x-6 लिखेंगे, ठीक है। प्लस अब 4 वाला, भाई 4 पे भी चार्ज इधर की तरफ जा रहा है, तो इसको भी क्या लिखें? x-6। -4, अच्छा 6 हमेशा है, डेल्टा सॉरी। से लिखते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल, यानी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल लिखेंगे। तो तुम देखो, जब तुम x से 6 वोल्ट की तरफ जा रहे हो तो पोटेंशियल घट रहा है ना यस मैम। भाई। तो चार्ज कैसे फ्लो करता है? हाई टू लो पोटेंशियल, इतना तो पता है। करंट भी कैसे फ्लो करता है? हाई टू लो पोटेंशियल। तो यानी x से 6 की तरफ जा रहे हो तो पोटेंशियल घट रहा है, तो मैंने पहले 6 माइनस एक्स लिखा, तो देखा कि गलत है, नहीं, तो यानी x-6 लिखेंगे। हाई टू लो की तरफ पोटेंशियल डिक्रीज, तो ये माइनस। ऐसे ही x to 6, 4 वाले में पोटेंशियल डिक्रीज। अब x से 0 की तरफ, यानी x वाला अभी भी ज्यादा पोटेंशियल पे है 0 से, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? प्लस, ये कितना है? 5 और x-0, इसको 0 के बराबर कर दो सारी टर्म्स पे, x की वैल्यू आ जाएगी। ये होता है नोडल एनालिसिस, यही सेम नोडल एनालिसिस है। कितना ही बड़ा सवाल आ जाए, इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो कोई भी पॉइंट का पोटेंशियल मान के और KCL लगा के। इसमें क्या लगाया है? KCL ही तो लगाया मैंने। यस मैम। क्या वैल्यू आ रही है? मैम सी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर नहीं, सी नहीं है, नहीं है, हाँ सी ऑप्शन बिल्कुल।
सी ऑप्शन एकदम सही, वेरी गुड प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा ने आज फोड़ दिया एकदम, बहुत खूब, मैम मेरा भी सी। वेरी गुड। ओके, इसके बाद आता है शेयरिंग ऑफ चार्ज। एक टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं शेयरिंग ऑफ चार्ज। तो शेयरिंग ऑफ चार्ज में बताओ कि कैसे करते हैं। मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है जिसका रेडियस r1 है, एक कंडक्टर है जिसका रेडियस r2 है, इस पे चार्ज q1 है, इस पर चार्ज q2 है। दोनों को मैंने किसी एक मेटेलिक की वायर से जोड़ दिया, तो दोनों में चार्ज ट्रांसफर होगा जब तक पोटेंशियल V कॉमन तक ना पहुंच जाए दोनों में। तो मेरे को यही पूछना है कि चार्ज ट्रांसफर जब निकालते हैं, कि मान लो इस पर जो नया चार्ज आया वो q1 डैश आया, इस पर जो चार्ज नया आया वो q2 डैश आया, तो q1 डैश कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट रेशो ऑफ r पे डिपेंड करता है ना। तो q1 का डायरेक्ट Yes, रेशो ma'am. यानी r1 अपॉन r1 प्लस r2 मल्टीप्लाई बाय हमेशा टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज क्या होगा? q1 प्लस q2। ऐसे ही q2 पे नया चार्ज क्या आएगा? q2 डैश इक्वल्स टू, इसका रेडियस कितना है r2 अपॉन टोटल रेडियस r1 प्लस r2 मल्टीप्लाई टोटल चार्ज यानी q1 प्लस q2। तो इस तरीके से नया चार्ज निकाल लिया। उसके बाद पूछेंगे कि चार्ज कौन से शेल में से दूसरे शेल में गया है, तो ट्रांसफर भी निकाल सकते हो कि किसमें, जिसका चार्ज कम हो गया मतलब वहां से चार्ज गया है दूसरे की तरफ। तो इस तरीके से ये क्या है? शेयरिंग ऑफ चार्ज का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, शेयरिंग ऑफ चार्जेस, करेक्ट। ये शेयरिंग ऑफ चार्जेस है। तो कब तक पोटेंशियल चेंज होता है बच्चों, कब तक चार्ज फ्लो करता है? जब तक पोटेंशियल क्या ना हो जाए, कॉमन, कॉमन। है ना। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है जिसमें हम लोग चार्जेस कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं, बताओ। हाँ बोलिए। मैम वो Q1 प्लस Q2 था या इनटू Q2 था? नहीं प्लस है ना, था। टोटल चार्ज तो ऐड करके निकालते हैं ना, एडिशन ओके। ऐड करके। अच्छा, एक होता है कि मान लो मेरे पास एक कैपेसिटर है, इसको मैंने, जिसका कैपेसिटेंस C1 है, मैंने इसको चार्ज कराया Q1 और इसका पोटेंशियल है V1, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, मान लो इस प्लेट पे प्लस चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज। अब इसको क्या करोगे, किसी और कैपेसिटर से ऐड कर दोगे C2 से, जिसका चार्ज Q2 है और इसका पोटेंशियल V2 है, ये प्लस है और ये नेगेटिव है। अब इन दोनों को मान लो कनेक्ट कर दिया तुमने, अब भी क्या ट्रांसफर होगा बताओ? चार्ज अब अलग अलग हो जाएंगे ना दोनों पे। C1 पे जो पहले चार्ज तो Q1 था, पर अब चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। और Q2 पर भी चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। कब तक रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल V कॉमन ना हो जाए। तो याद रखो, अभी मैंने प्लस को प्लस से जोड़ा है, देखो प्लस प्लेट को प्लस प्लेट से जोड़ा है। तो इस केस में V कॉमन बच्चों कैसे निकालते हैं? देखो, हमेशा चार्ज कंजर्वेशन लगाते हैं कि चार्ज कंजर्व्ड रहेगा, Q1 और Q2 से ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि एक्सटर्नल बैटरी नहीं है, तो चार्ज अपने आप नहीं बनेगा। तो क्या करा, देखो Q1 प्लस Q2 जो है, मान लो नया चार्ज Q1 डैश प्लस Q2 डैश है, तो Q1 कितना था? C1 V1, Q2 कितना है? C2 V2। Q1 डैश क्या हो जाएगा? C1 चेंज नहीं होता है, V कॉमन प्लस C2 V कॉमन, वही मुझे निकालना है। तो V कॉमन कितना आ गया? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये V कॉमन का फॉर्मूला है। अब सुनो, अगर मैं अपोजिट पोलैरिटी में ऐड करती, बस यहीं पे ही कंफ्यूज होते हैं, अगर अपोजिट पोलैरिटी में ऐड करती तो क्या हो जाता? मान लो C1 की पॉजिटिव प्लेट को C2 की नेगेटिव प्लेट से जोड़ दिया बच्चों। अब बताओ, अब जब चार्ज ट्रांसफर होगा तो V कॉमन कितना बनेगा? बस यही बता दो मुझे। फाइनली चार्ज क्या है? मैंने क्या बोला है? प्लेट का चार्ज कंजर्व रहता है। ये दोनों प्लेट है ना, जैसे ये, इनका चार्ज कंजर्व। तो अब की बार देखो, ये प्लेट है, इनका चार्ज कंजर्व रहेगा। तो ये C1 वाला है, तो C1 के पास कितना चार्ज था? Q1। C2 के पास कितना चार्ज है? Q2। पर प्लेट का पोलैरिटी क्या है? नेगेटिव। तो Q1 माइनस Q2 इक्वल्स टू फाइनली चार्ज, तो वो कितना हो जाएगा? Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो ये कितना बनेगा? C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये V कॉमन आया है।
तो मतलब जब पोलैरिटी चेंज हो जाएंगी तो इस तरीके से सॉल्व करना है आपको। तो मतलब कि जो टोटल चार्ज है वो उन प्लेट्स का होना चाहिए, जैसे कि दोनों प्लेट्स की पोलैरिटी को जब निकाला तो उनका टोटल चार्ज शुड बी कंजर्व, तो वहां से V कॉमन निकल के आएगा। ये V कॉमन हो गया। उसके बाद एक आती है एनर्जी, इनके क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, रुको। फिर दूसरा आता है हीट लॉस। इसी प्रोसेस में कितना हीट लॉस हुआ, तो ये फर्स्ट प्रोसेस थी, इसमें हीट लॉस कितना हुआ बच्चों? फॉर्मूला बोलो हीट लॉस का। इस प्रोसेस में क्या आता है हीट लॉस का फॉर्मूला? ये फॉर्मूले हैं, ये रटे होने चाहिए। 1/2 C1 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। V1 V2 क्या है? वो पहले ही जो कैपेसिटर है उनका पोटेंशियल है। अगर V1 V2 ना दिए हो तो C1 और Q1 से निकालोगे, ठीक है। तो ये कब है? जब सेम पोलैरिटी में है। अब पोलैरिटी चेंज कर दोगे तो फिर क्या चेंज हो जाएगा? साइन। तो यानी जब प्लस और नेगेटिव जोड़ोगे तो V1 प्लस V2 हो जाएगा, ठीक है। यस Yes, ma'am. हाँ, तो ये फॉर्मूला है शेयरिंग ऑफ चार्जेस का। तो ये शेयरिंग ऑफ चार्जेस हो गया। इसमें हीट लॉस देख लिया। अब दोबारा हीट लॉस देखेंगे जब हम लोग कैपेसिटर की प्लेट्स को मूव कराते हैं, तो उसमें क्या हीट लॉस होता है, ठीक है। मैम वो ये जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस लिया है हम्म, V1 माइनस V2, मैम आपने इसको स्क्वायर किया है, मतलब होल हाँ ये स्क्वायर? स्क्वायर है इसका। ओके मैम। हाँ बोलो। मैम बस यही था। मैम हम्म, मैम सेकंड वाला केस जो है उसमें मैम फाइनली पोलैरिटी सेम हो जाएगी। साइन की पोलैरिटी कहते हैं। मैम अब फाइनली मतलब एंड स्टेडी स्टेट पे। हाँ, फाइनली पोलैरिटी सेम हो जाएगी। फाइनली क्यों सेम हो जाएगी? क्योंकि पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा ना। तो वो चार्ज जब तक फ्लो होता रहेगा जब तक उनका कॉमन V ना हो जाए, तो फाइनली जो पोलैरिटी है वो Q दोनों की पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगी, या फिर दोनों की नेगेटिव नेगेटिव, मतलब दोनों का पोलैरिटी सेम हो जाएगा लास्ट में। ओके मैम, ये पूछना था बस। हाँ, लास्ट में पोलैरिटी सेम हो जाएगी। तो लास्ट में पोलैरिटी सेम हो जाएगी तो हीट लॉस कितना होगा प्रोसेस में, उसमें भी साइन चेंज कर देना V1 V2 के, तो वहां पे V1 प्लस V2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मैम ऑप्शन सी आंसर आ रहा है। इसका Yes, एक बार ma'am. चेक कर लेते हैं। क्या इफेक्टिव कैपेसिटेंस वाला है? इफेक्टिव कैपेसिटेंस, हाँ इसका ऑप्शन नंबर सी है। वेरी गुड। तो अभी तो कैपेसिटेंस शुरू किया है, तो शेयरिंग ऑफ चार्जेस हो गया। कल हीट के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, वहां पर और थोड़ा सा समझेंगे कैपेसिटर्स को, ठीक है। ओके, बाय एवरीवन, गुड नाइट, Thank you, Bye, ma'am. मैम bye, ma'am. थैंक यू मैम। बाय, मैरी क्रिसमस एवरीवन। Merry Christmas, ma'am. Same to you, ma'am. थैंक यू एवरीवन।